जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम आप हर जुमेरात को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे के लगभग आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम आपके सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। जो सवाल आप मुझे डिफरेंट जराए से भेजते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनके जवाबात आप लोगों तक इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहुंचाए जाए। याद रखिए कि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए, सेवा के लिए पेश करता हूं, ताकि कोई भी स्टेप जो आप लेना चाह रहे हैं वो लेने से पहले आपके पास कम से कम प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो, ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छा एप्लीकेशन जो है वो कर सके। आज जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 जो है वो मैसिव चेंजेस जो हैं वो यूके के इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर आ रही हैं, और खास तौर पर जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, वर्क रिलेटेड वीजा जो हैं, उनके बारे में बहुत सारी जो नई चीजें हैं वो आ रही हैं। आज का जो टॉपिक है खास तौर पर वो तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि जी हम वर्क रिलेटेड वीजे के ऊपर कैसे आ सकते हैं, तो आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अब वर्क रिलेटेड जो वीजा है उसकी तो पहली ही कंडीशन ये है कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो, यानी यहां से आपके पास स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। तो वो कौन दे सकता है? आज का जो खास प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयर्स के लिए है। वो एम्प्लॉयर्स जो कि यूके से बाहर से बुलाना चाहते हैं एम्प्लॉयज को डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके लिए है कि उन्होंने क्या करना है। तो आज मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम जो है वो बिजनेस रिलेटेड जो लोग हैं और खास जो यूके के अंदर मौजूद हैं उनके लिए मैंने रखा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जो इंक्वायरीज आ रही थी, एम्प्लॉयज भी पूछ रहे थे, बिजनेसमैन जो है वो भी पूछ रहे थे, और फिर जो लोग भी पूछ रहे हैं कि जी क्या करना होगा अब जनवरी के सिलसिले में। तो अब वो मैं आपको आज जो प्रोग्राम है वो सिर्फ ये है कि जी जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वो क्या होता है और कौन इसको अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसकी फीस क्या है, और सारा प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से आपने सबमिट करने हैं, इसके ऊपर जो है आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बात कर लूं इसके ऊपर। आज क्योंकि बिजनेस की भी डिफरेंट नेचर होती है, आज मैं ना तो चैरिटी के बारे में बात करूंगा और ना ही मैं पब्लिक बॉडीज जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। आज एक जर्नल जो एम्प्लॉयर है उसके हवाले से मैं बात करूंगा। इसलिए बाकी जो है यानी पब्लिक बॉडीज अगर एम्प्लॉयर है, यानी हॉस्पिटल है या इस तरह से बड़े जो इदारे हैं यानी काउंसिल्स हैं, बड़ी, इसके बारे में फिर बात होगी, और चैरिटी जो है उसके लिए भी एक अलग से प्रोग्राम होगा। आज का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जर्नल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए है कि उनको क्या करना है। देखें, कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो कि यूके से बाहर से एम्प्लॉय करना चाहता है लोगों को, तो वो उस वक्त तक नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस नहीं होगा, यानी उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्स लाइसेंस। ठीक है जी। इसमें क्योंकि कैटेगरी है टीयर 2 का और टीयर 5 का, आज थोड़ी सी टीयर 2 के बारे में बात करूंगा। रिक्वायरमेंट टीयर 5 के लिए भी यही होती है। ठीक है। तो टीयर 2 के हवाले से जो बात है कि एम्प्लॉयर्स ने क्या करना है वो आप अपने जहन में रखना है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका बिजनेस जो है वो 18 मंथ्स या इससे लेस वो रनिंग है,
तो फिर आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होना ज़रूरी होते हैं। याद रखें कि अगर आपका फेयरली न्यू बिज़नेस है, यानी 18 महीने से कम उसकी ये ट्रेडिंग पीरियड है, तो फिर होम ऑफिस थोड़ा विजिलेंट है, वो देखता है सारी जो चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स देखता है आपको लाइसेंस ग्रांट करने से पहले। तो ये जरा ज़हन में रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास बिज़नेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो ये अपने ज़हन में रख लें कि आपके पास बिज़नेस बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आपके बिज़नेस के नाम पे खुला हुआ हो। ठीक है जी? फिर यानी बेसिकली सॉरी, ये पूरे लिस्ट की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक्चुअली 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होम ऑफिस को सबमिट करने होते हैं। अगर सम टाइम ऑब्वियसली अगर आप फेयरली न्यू बिजनेस हैं तो उनमें से हो सकता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ना हो, तो फिर ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं इनमें से आपने 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होम ऑफिस को सबमिट करने हैं। ठीक है जी? वो क्या है? पहली बात तो जिस तरह से मैंने कहा कि आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है। ठीक है जी? दूसरा फिर ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो वीएटी रजिस्ट्रेशन का। ऑब्वियसली ये जो है वीएटी रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहले बात की कि अगर आपका सर्टन ऑलमोस्ट 80,000 के लगभग साल की टर्नओवर नहीं है तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली वीएटी रजिस्ट्रेशन होगी नहीं। और वैसे भी अगर आप का बिजनेस ही फेयरली न्यू है तो फिर आपके पास ये वीएटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। लेकिन जिनके बड़े बिजनेसेस हैं वो ये इस तरह से उनके पास अगर ये है तो वो हो सकता है। इसी तरीके से आप बैंक से एक लेटर भी ले सकते हैं। वो बैंक जो है वो ये कंफर्म कर सकता है कि वो इस बिजनेस के साथ कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है? तो वो अगर ये कंफर्म करता है तो उस सूरत हाल में ये आपका लेटर जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका बिजनेस जो है वो फ्रेंचाइज है, यानी आपके पास फ्रेंचाइज है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उन्होंने आगे फ्रेंचाइज रखी होती है, तो उसमें अलॉन्ग विद अदर थिंग्स जो कि इसमें है, एक डॉक्यूमेंट ये भी आपने जरूर लगाना होता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान, यानी जिसने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है और जिसने बेची हुई है, दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है फ्रेंचाइज के बारे में, वो एग्रीमेंट जो है वो भी आपने होम ऑफिस को सबमिट करना है। ठीक है जी? अच्छा, फिर इस तरह से कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके लिए आपको अ, का किसी और इदारे के साथ रेगुलेट होना जरूरी है। ठीक है? तो फिर उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने साथ लगाना है। मसलन कि आप कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं। ठीक है जी? तो उसके लिए भी ऑब्वियसली आपको क्यूसी जो है वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है उनकी आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको साथ लगानी होगी। इसी तरीके से अगर आप कोई ये केयर होम चला रहे हैं, सो सीक्यूसी की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपने लगानी है। इसी तरीके से फिर अगर आपको डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जो आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने किसके साथ रजिस्टर होना है वो आपने साथ लगानी है। अगर आप कोई जीपी प्रैक्टिस जो है वो रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जनरल प्रैक्टिस काउंसिल जो है उनके साथ जो आपके जो डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के मामला हैं वो, यानी कोई भी ऐसी कारोबार कर रहे हैं जिसको करने से पहले आपको अपने रेगुलेटर से रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो जरूरी है। उस रेगुलेशन के बगैर आपको लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है? ये आप अपने जहन में रख कर देखना है। ठीक इस तरीके से फिर देखें, खासतौर पर ये जो फूड रनिंग बिजनेस होते हैं इसमें से फिर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो वो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको करना पड़ेगा। फिर एक और जो कंडीशंस होती है या डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास जो है वो आपके पास एक एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉय सॉरी
एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। ये इसकी वर्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 5 मिलियन की, और वो कोई प्रॉपर जो हो इंश्योरर उस उनसे आप की ये होनी चाहिए। तो 5 मिलियन की एम्प्लॉयज लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इस तरह से आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो HMRC से रजिस्टर्ड है। एज अ बिजनेस या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप उधर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से फिर जी आपकी रजिस्ट्रेशन विद HMRC, ये HMRC जिन लोगों को यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता है कि ये जो टैक्स के सारे हमारे मामला हैं, ये जो है वो सारे HMRC जो है वो देखता है उसको। तो आपकी रजिस्ट्रेशन विद HMRC एज एन एम्प्लॉयर टू पे PAYE एंड नेशनल इंश्योरेंस, क्योंकि जब भी आप एम्प्लॉयज होते हैं तो फिर आप एम्प्लॉय का टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो पे करते हैं। तो आप फॉर द पर्पज ऑफ PAYE और नेशनल इंश्योरेंस नंबर आप HMRC से आपकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है जी। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास प्रूफ हो कि जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी ओनरशिप में है या आपके पास उसकी लीज है, ठीक है जी। या तो वो आप ओन करते हैं या उसके पास वो आपके पास उसकी लीज है, तो ये आपको होना चाहिए। फिर कुछ सारे ऐसे हैं बिजनेस, जैसे मसलन आप अल्कोहल बेचते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो फिर आपके पास ऐसा लाइसेंस आपने शो करना है जो आपको इजाजत देता है कि आप अपने बिजनेस में अल्कोहल जो है उसको बेच सकते हैं। तो ये इस तरीके से, तो ये कुछ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप Tier 2 वीजे के लिए स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपने जरूर देने हैं। लेकिन अगर कोई मैंडेटरी चीज है, जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन है, तो वो एडिशनल आपको वो डॉक्यूमेंट सारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये फिर भी अगर आपके जहन में एम्प्लॉयर्स कोई क्वेश्चन हो तो आप ZMC नेटवर्क जो कि फेसबुक का मेरा पेज है, इसके ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या ZMC TV यूट्यूब के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज वगैरह के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल के जरिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो कुछ वो चीजें थी जो मैंने आपको बताई है कि डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये सवाल बड़ा आता है जी कि मैं लाइसेंस अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है। तो वो मैंने ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी ये ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें मैंने कवर की हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बिजनेस के पास इन जो चीजें मैंने बताई हैं वो होती हैं, ठीक है जी। तो ये पहली बात तो ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स आपके पास एटलीस्ट 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के पास होने चाहिए। फिर इस तरह से ये है जी कि फीस क्या है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेस ये है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज की तादाद जो है वो 10 से कम है तो फिर आप स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे, तो उसकी फीस जो लाइसेंस की है वो है £536, ठीक है। ये Tier 2 के लाइसेंस के लिए। अगर इसके साथ आप Tier 5 का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उसकी भी 536 एडिशनल इनकम जो है वो होगी, ठीक है जी। इस तरीके से जनाब ये फीस जो है वो आप देंगे। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, यानी अगर आपके 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज आपके पास मौजूद हैं, तो उसकी जो करंट होम ऑफिस की फीस है वो £940 है। तो इसलिए क्योंकि फीस जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए आप इसको देखते, जब जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें देख लें कि क्या इसके ऊपर फीस होती है, ठीक है जी। ये इसकी फीस है उसके ऊपर। अच्छा, ड्यूरेशन जो है आपके लाइसेंस की वो होगी 4 साल, ठीक है। 4 साल के लिए आपको ये लाइसेंस इशू किया जाएगा, ठीक है। फिर इसकी 2 कैटेगरीज होती है, A रेटेड और B रेटेड।
ज्यादातर फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस और माई ओन प्रैक्टिस मैंने देखा है कि ए रेटेड, हम इनको कैटेगराइज करते हैं ए रेटेड लेसन और बी रेटेड। ए रेटेड लेसन जो पहली दफा अप्लाई कर रहा है उसको मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रीवियसली लेसन्स था, आपकी ब्रीच हुई है या और कहीं आपकी कुछ ब्रीचेस हैं, कोई फाइन है, यानी आपने कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया, तो फिर आपका जो लेसन्स है वो बी रेटेड होता है। ठीक है जी, ये थोड़ा में ए रेटेड एम्प्लॉयर्स का मतलब यह है कि ये एक अच्छा एम्प्लॉयर्स है और इसकी किसी किस्म की कोई ब्रीच जो है वो होम ऑफिस के रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाता है। फिर जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी खिदमत ले सकते हैं, यानी आप उनकी जो सर्विसेज हैं ये लेसन सप्लाई करने के लिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अब ये है कि देखें, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि वो जो जिस रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो लॉ में लिखा हुआ है, जिसको सेक्शन 84 के तहत इमिग्रेशन एडवाइस करने का हक है। अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसको सेक्शन 84 के तहत रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं है, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। मसलन के जो अकाउंटेंट है वो आपके जरिए आपके लिए ये एप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सेक्शन 84 के तहत जो है वो इमिग्रेशन एडवाइस करने का राइट नहीं है। तो जिनको राइट है वो आप उनकी सपोर्ट ले सकते हैं या आप इन पर्सन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक और इसमें बात जो है वो सामने आ गई है। अच्छा, तीसरी फिर जो इसमें बात है कि आपको तीन चीजें जो है वो कंफर्म करनी है। एक तो उसको हम कहते हैं की कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, ये की कॉन्टेक्ट वो होता है जिसको होम ऑफिस जो है वो कांटेक्ट करेगा, कोई भी अगर उनकी इंक्वायरी होगी, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कोई बात करनी होगी, तो वो जो होम ऑफिस है वो की कॉन्टेक्ट को राब्ता करेगा। तो हमने जब हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें हमने की कॉन्टेक्ट जो है वो उसकी हमने देनी होती है, डिटेल्स है। ठीक है, कि उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें हमने देनी होती है। इसके बाद फिर होता है, उसको हम कहते हैं लेवल 1 यूजर। तो हमें जो है वो लेवल 1 यूजर जो है वो उसकी डिटेल भी देनी होती है। ये लेवल 1 यूजर क्या करता है, जब होम ऑफिस कंसीडर करता है कि उसने आपको लाइसेंस देना है, तो उसको फिर आपके पास स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वो एक होम ऑफिस का सिस्टम है जो कि ऑनलाइन सिस्टम है, वो उसको वो एक्सेस होता है यूजर लेवल 1 को, कि वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर लॉग इन डिटेल्स होती हैं और वही शख्स जो है वो उसको। अब यानी की कॉन्टैक्ट, लेवल 1 यूजर और फिर है लेवल 2 यूजर। अब अगर किसी वजह से अगर जो लेवल 1 यूजर मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो चीजें रुक तो नहीं जाएंगी। तो उस ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि ऐसी सूरत हाल में आपने वो पावर डेलीगेट कर देते हैं आप लेवल 2 यूजर। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक ही शख्स जो है वो ये तीनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ले सकता है। यानी वो की कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, वो लेवल 1 यूजर भी हो सकता है और वो लेवल 2 यूजर भी हो सकता है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप थोड़ा डिवीजन कर दें, ताकि अगर एक बंदे सारा आप उसके ऊपर डाल देंगे और वो किसी वक्त अगर अवेलेबल नहीं है, किसी भी वजह से बीमार हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, तो ऐसा ना हो कि आप स्टक हो जाए। तो इसलिए आप जो है, चले, अगर आप करना चाहते हैं ज्यादा अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो आप की कॉन्टेक्ट और लेवल 1 अपने पास रख लें, लेवल 2 आप किसी और को डेलीगेट कर दें, ये पावर जो है। तो ये आप जो है वो आप उनको कर सकते हैं। फिर जो और बात है वो ये है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपको स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। ये वो जो उनकी फीस है वो भी ऑनलाइन आप पे करेंगे, और फिर जो है
वो जो वो एप्लीकेशन भी सबमिट वही करेंगे, फीस वगैरह जो है वो भी आपने ऑनलाइन पे करनी है। तो इस हवाले से जैसे मैंने आपको कहा है, ये एक ब्रीफ सा क्योंकि लेवल होता है, दौरानिया का प्रोग्राम होता है, तो आज का खास प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर एम्प्लॉयर आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड किंगडम बुलाना चाहता है, एम्प्लॉय को हायर करना चाहता है, तो वो उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस ना हो। ठीक है। अब बात यह है कि जनवरी 2021 के बाद चाहे वो यूरोपियन नेशनल हो या चाहे वो नॉन यूरोपियन नेशनल, अगर वो यहाँ काम वाले किसी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो उनको स्पॉन्सर की जरूरत होगी। ठीक है, स्पॉन्सर के बगैर काम जो है वो अब नहीं हो सकता। लिहाजा ये जहन में रखें कि क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा गया जी कि मैं यूके में आना चाहता हूँ काम करने के लिए, तो मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो पहला आपका जो स्टेप है वो ये है कि आपको ऐसा एम्प्लॉयर तलाश करना पड़ेगा जिसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस हो। और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मैंने ये बता दिया है कि वो कैसे उन्होंने अप्लाई करना है लाइसेंस के लिए। जब तक उनका लाइसेंस ग्रांट नहीं होता उस वक्त तक वो किसी को बाहर से जो नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे मसलन अब स्पॉन्सर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज उसकी क्या है, इसके ऊपर क्योंकि बाद में बात होगी। पहली बात तो ये थी कि आपने लाइसेंस कैसे लेना है। अब आपको अगर लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस जो है उसके ऊपर इंशाल्लाह किसी दिन बाद में मैं जो है वो बात करूंगा कि आपने उसमें कैसे आपने बाद में, ताकि आपका, क्योंकि बात यह है कि लाइसेंस तो होम ऑफिस नॉर्मली आपको ग्रांट कर देता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप वो जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी जो है वो पूरी नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो होम ऑफिस जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक भी कर सकता है। ठीक है जी। और फिर ऑब्वियसली अगर आपका लाइसेंस रिवोक होता है तो फिर वो बेचारे जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दी होगी थ्रू योर स्पॉन्सर लाइसेंस, तो उनके लिए काफी सारे जो मसाइल हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए ये एम्प्लॉयर जो हमारे दोस्त हैं वो अगर चाहें, उनको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है वो, क्योंकि अब सारी की सारी जो अब इमिग्रेशन होनी है वो थ्रू पॉइंट बेस्ड सिस्टम होनी है, यानी जो वर्क रिलेटेड है। तो वर्क रिलेटेड जो है, बाकी तो ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स वीजा और स्टूडेंट वीजा वो तो अलग चीज है। ठीक है। अब ये जो मैं स्पॉन्सर की बात करूं, मैं सिर्फ टीयर 2 की बात की है। अब ये रिलेटेड है टीयर 5 से भी और टीयर 4 के भी, उसमें भी जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं होगा, आप किसी को नहीं बुला सकते। अपने स्टूडेंट को आप जो है वो कैश लेटर इशू नहीं करते, उसके ऊपर फिर बाद में बात होगी। आज सिर्फ इतनी ही बात थी कि अगर आप टीयर 2 का आप जनरल एम्प्लॉयर्स हैं, यानी आप ना तो चैरिटीज हैं ना ही आप पब्लिक बॉडी हैं, तो फिर आपने अगर अप्लाई करना है तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपका वो प्रोसेस क्या है, कितनी देर का आपको जो है वो लाइसेंस ग्रांट होगा और उसकी फीस क्या होगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये होम ऑफिस ने अलाउ किया हुआ है आपको कि आप किसी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जिसको सेक्शन 84 के तहत जो है वो अलाउ किया हुआ है लॉ ने कि वो इमिग्रेशन एडवाइस दे सकता है। जो लोग इसके अलावा इमिग्रेशन एडवाइस देते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है जी कि आज के प्रोग्राम में इतना ही काफी है। सवालात क्योंकि इसी से रिलेटेड थे सारे, तो मैंने कहा कि पहले मैं आपको ये सारा प्रोसेस ही बता दूं कि आपने जो करना है वो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही था। अब दूसरी बात जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि देखें यूके के अंदर आपको पता है कि सेकंड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि 2 दिसंबर तक चलेगा।
देखें, बिट अनफॉर्चुनेट है, यूके के अंदर जो अमवात हैं, जो डेथ हैं, वो अब 50,000 जो है उससे बढ़ चुकी है। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, तो वो एक फुटबॉल का ग्राउंड दिखा रहे थे, जिसकी कैपेसिटी जो थी वो 40,000 के स्पेक्टेटर थे थी। तो उन्होंने कहा कि ये देखें, तो वो यानी 50,000 को जब हम देखते हैं उस सिनेरियो में, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो दोस्त दोस्त जो हमारे हैं, जो अभी भी इसको सीरियसली ले रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई साहब, खुदा के लिए आप जो है वो थोड़ा मुहतात रहें। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, आप उनको फॉलो करें, ताकि हम इस मूजी मर्ज जो है वो उससे हम बच सके। इसी तरीके से जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे भी जो हमारे दोस्त, जो मेरे भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज प्लीज टेक कोरोना सीरियसली। ये एक सख्त किस्म की सूरत हाल है। अगर हम अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक सर्टन हद तक ही जा सकती है ना। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो ये सारी चीजें हम अगर चाहेंगे तो होंगी ना। अब ना चाहेंगे तो गवर्नमेंट क्या करे, इसके ऊपर आप जुर्माना करेगी, तो फिर आपके क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर भी आप सब, हमने देखा है कि लोग जो है उसको सीरियसली नहीं ले रहे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम लोगों से, कि जनाब गवर्नमेंट की गाइडलाइन का ख्याल रखिएगा, और इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में जो वनरेबल हैं, उनकी अगर आप उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत हो, तो आप उनकी सपोर्ट कीजिएगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही था। आपको नेक्स्ट थर्सडे को इसी वक्त जो है वो आपका भाई, आपका दोस्त ताहिर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होगा। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिएगा, और आप अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।